बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे तमाम दोस्त जो पाकिस्तान से यूएस का B1 और B2 कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, यानी ऐसे वो तमाम दोस्त जो पाकिस्तान से एज अ टूरिस्ट यूएस का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी क्या अपडेट्स हैं, वीज़ा कैसे आपने प्रोसेस करना है, इसमें हम आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हैं उसका क्या तरीक़ाकार है, और सबसे जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक आपने देखना है। उसके बाद इसको अपने सोशल सर्कल में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इसको शेयर ज़रूर करना है, ठीक है जी। तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी नोट कर लें, 030540511144, 030540511144। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आप सुबह 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अपना नाम और अपना पैगाम लिखकर आपने मैसेज करना है। आप शॉर्ट ऑडियो मैसेज भी कर सकते हैं जिसमें आप अपना नाम बताएंगे और जो आपका पैगाम है वो आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल आपने नहीं करनी, मैसेज करके अपनी बारी का इंतज़ार करें। जब आपकी बारी आएगी तो मैं आपके साथ कम्युनिकेशन करूँगा। व्हाट्सएप नंबर दोबारा सुन लें, 030540511144, ठीक है जी। पहला सवाल ये है कि इस वक्त जो वीज़ा अप्रूवल रेशो है वो क्या है और क्या हमें अप्लाई करना चाहिए। आज से कुछ टाइम पहले या कुछ दिन पहले तक ऐसा सिस्टम था कि जब आप यूएस के लिए अप्लाई करते हैं, अपॉइंटमेंट्स आपको जो मिल रही थी वो 1 साल के बाद मिल रही थी। तो ये एक अच्छी खबर है, एक गुड न्यूज़ है, और वो न्यूज़ ये है कि इस वक्त जो है वो अपॉइंटमेंट्स लोगों को जल्दी मिल रही हैं। विदिन 3 to 4 मंथ्स जो है वो अपॉइंटमेंट्स जो है वो आपको मिल जाएंगी। लेकिन जब आप DS 160 फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके बाद जो है वो CGI फोर्स पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसका चालान जनरेट करते हैं, अलाइड बैंक में उसका चालान आपने जमा करवाना होता है, जिसकी तकरीबन आजकल जो फ़ीस चल रही है वो तकरीबन पाकिस्तानी 60,000 रुपये के करीब है। ये ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि डॉलर का रेट कभी ज़्यादा है कभी कम है। वो चालान आपने जमा करवा के पहली अपॉइंटमेंट आप अपनी मर्ज़ी की नहीं ले सकते। पहली अपॉइंटमेंट जो है आपने वही लेनी होती है जो आपके डैशबोर्ड में आपको नज़र आती है। जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ आपके पास जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट आएगी आपने वही बुक करनी है, चाहे वो आपको 1 साल बाद की मिल रही हो, वही आपने बुक करनी है। अच्छा, अब एम्बेसी क्या कर रही है कि ऑटोमेटिकली उसको रीशेड्यूल कर रही है। आपको कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको ऑटोमेटिकली रीशेड्यूल कर दिया गया है। उनकी अपॉइंटमेंट थी सितंबर 2024 की और उनको रीशेड्यूल कर दिया गया है जनवरी 2024 में। तो ऑटोमेटिकली एम्बेसी भी ये काम कर रही है। अच्छा, अब जब आप पहली अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसको वक्तन फ़वक्तन चेक करें, टाइम टू टाइम उसमें स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं। आप जो है वो 3 मरतबा आपके पास चांस होता है अपनी प्रीवियस अपॉइंटमेंट को रीबुक करने का। तो ये बात तो तय है कि ये मसला हल हो चुका है। इस वक्त एम्बेसी जो है वो लोगों को एंटरटेन कर रही है, डील कर रही है। अपॉइंटमेंट की जहाँ तक बात है तो आपका नंबर जो है वो इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। पहली अपॉइंटमेंट तो आपने वही बुक करनी है जो वो आपको बता रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आपको जो अवेलेबिलिटी नज़र आती है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद उसको आप रीबुक कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की अब वीज़ा अप्लाई ही नहीं कर रही थी यूएस के लिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट मिलती है 1 साल बाद की। तो वो बड़े जो है वो परेशान थे और उदास भी थे कि यार अगर हम अप्लाई भी करते हैं तो हमें पूरा 1 साल इंतज़ार करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह आप इसको करें अप्लाई और 3-4 महीने में आपको कोई ना कोई अपॉइंटमेंट जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, एक सवाल बड़ा कॉमन पूछा जाता है कि जी वो DS 160 फॉर्म जो था वो हमारा इनकम्प्लीट था, हमने उसको जब फिल किया था तो उसको मुकम्मल नहीं किया था और हमने वो चालान भी जमा करवा दिया, तो अब क्या होगा। कोई मसला नहीं है, अगर आपने चालान जमा करवाया है तो उसके बाद जो आपको अपॉइंटमेंट जो है वो मिली है, उसके बाद ये है कि आपने एक नया DS 160 फॉर्म फिलअप करना है। क्योंकि देखें, जो फॉर्म आपने पहले कंप्लीट कर लिया या इनकम्प्लीट रहा, वो इनकम्प्लीट वाला तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा 14 दिन में, 30 दिन में, 60 दिन में। वो जो इनकम्प्लीट है वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा आपका।
अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें ट्रैवल प्लान आपने कुछ और दिया था और अपॉइंटमेंट आपको किसी और टाइम की मिली है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है या कोई मिस्टेक हो गई डेट ऑफ बर्थ में, पासपोर्ट में, नाम में, तो वो जो पहले वाला फॉर्म है ना, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। उसका बड़ा आसान हल ये है, अब देखें फ़ीस भी भर चुके हैं, अपॉइंटमेंट भी आ गई है आपकी, अब DS-160 फॉर्म का आप क्या करेंगे? आपने एक नया DS-160 फॉर्म फिलअप करना है बिल्कुल स्क्रैच से। उसमें आप हर चीज़ जो है वो एज़ पर जो आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल आया है उसके अकॉर्डिंग आपने डालना है। अगर आपकी फ़र्ज़ करें जनवरी में अपॉइंटमेंट है तो आप फरवरी मार्च का ट्रैवल प्लान दे दें उनको कि जी मैंने मार्च में जाना है, मैंने अप्रैल में जाना है। 5 साल का मल्टीपल वीज़ा US आपको देता है। नंबर 1 तो ये बात नोट होगी। अब ये है कि जो आपने नया फॉर्म भरा है उसको अपडेट कैसे करेंगे? उसको आपने क्या करना है कि CGI फोर्स अकाउंट में जाके जो प्रोफाइल होती है वहाँ पे आपने पुराने वाला जो DS-160 फॉर्म है उसको रिमूव कर देना है और नया नंबर वहाँ पे आपने टाइप कर देना है। उसके बाद आपने इस्लामाबाद US एम्बेसी में कॉल करके जो है वो अपना CGI नंबर बताना है। जो आपने वाउचर पे किया है अलाइड बैंक में, उस पे आपका एक रेफरेंस नंबर लिखा होगा। उनको आप बता देंगे कि सर मैंने नया फॉर्म फिलअप किया है, तो काइंडली मेरा जो है वो DS-160 फॉर्म जो है वो मेरे वाउचर चालान के साथ जो है वो अटैच कर दें। उसको जो है वो पुराना जो नंबर आ रहा है उसको हटा दें और मेरा जो नया नंबर है DS-160 फॉर्म का उसको उसके साथ लिंक कर दें। तो आपने एक तो प्रोफाइल में जाके अपडेट करना है, और अगर ऑटोमेटिकली हो जाए आपकी अपॉइंटमेंट जब जनरेट होती है उस पर अगर नया DS-160 फॉर्म का नंबर आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर आपने कॉल करके उनको अपना CGI नंबर बताना है, पासपोर्ट नंबर बताना है और अपना जो है वो प्रीवियस DS-160 फॉर्म नंबर बताना है, उसको रिमूव करवा के नया DS-160 फॉर्म जो है वो लिंक करवा लेना है। ये बात समझ आ गई आपको? तो जो अपॉइंटमेंट का मसला था वो भी हल हो गया, DS-160 फॉर्म का जो मसला था वो भी हल हो गया। अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, जो बंदा एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, वो अपना फॉर्म अगर ख़ुद फिल करे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप एजिड हैं, आप अपने लिए प्रोसेस करवा रहे हैं, आपका बेटा पढ़ा लिखा है, आपकी बेटी, आपकी वाइफ, घर में कोई फैमिली मेम्बर, उसको पास बिठाएं। DS-160 फॉर्म उसकी निगरानी में आपने वो फिल करना है, क्योंकि वो आपने याद रखना है और वही आपने जो है वो साथ लेके जाना है। बाकी रही बात डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने होते हैं इंटरव्यू में, बैंक स्टेटमेंट ले जाएं, बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, FRC, MRC, टैक्स रिटर्न्स, NTN, जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप्स 3 माह की ले जाएं, एम्प्लॉयमेंट लेटर ले जाएं, NOC ले जाएं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं। अगर वीज़ा ऑफिसर चाहेगा तो आपसे वो लेकर चेक कर सकता है। बैंक स्टेटमेंट भी आपने लेके जानी है, अगर वहाँ पे वो आपसे डिमांड करेगा तो आप उसको दिखा दीजिएगा। कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं कि आप US क्यों जाना चाहते हैं, कब जाना चाहते हैं, कौन सी एयरलाइन पे जाएंगे, किस होटल में स्टे करेंगे, अमेरिका में कहाँ कहाँ पे आपने घूमना है, पूरी तैयारी करके जाएं। जो DS-160 फॉर्म में आपने चीज़ें फिलअप की हैं उसी से मुतालिक वो आपसे सवाल पूछेगा। उसमें जो जो चीज़ें आपने फीड की हैं वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप अपॉइंटमेंट मिलती है 4-5 महीने के बाद की, तो बंदा भूल जाता है। तो DS-160 फॉर्म का प्रिंट निकाल के रख लें और जाने से पहले 3-4 दिन उसकी अच्छी तरह से तैयारी कर लें। बात समझ आ गई? अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए, हम आपके लिए DS-160 फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपका CGI फोर्स पे अकाउंट क्रिएट करके वाउचर चालान जनरेट कर देंगे, उसे आपने अलाइड बैंक में जमा करवाना है और उसके बाद जो अपॉइंटमेंट होगी वो पहली जो अपॉइंटमेंट होगी वो आपको उठानी है। उसके बाद आप उसको रीस्केजुअलिंग कर सकते हैं। तो हम आपके लिए जो है वो DS-160 फॉर्म की सर्विसेज दे सकते हैं। उसमें आपका तमाम बायोडाटा हमें चाहिए होगा। हम आपकी असेसमेंट करेंगे, आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप क्या करते हैं, आपकी क्या प्रोफाइल है, बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं, बिज़नेस किस किस्म का करते हैं, टैक्स रिटर्न्स कितनी हैं आपकी, साल में कितने आप पैसे कमाते हैं, कितने आप टैक्सेस जमा करते हैं, कब जाना चाहते हैं, कब आपका प्लान है, वो पूरा एक हम उसमें असेसमेंट करके और फिर आपकी कंप्लीट प्रोफाइल बनाते हैं। उसमें आपका ट्रैवल प्लान होगा। देखिए, टिकट की जहाँ तक बात है, वो एयरलाइन टिकट परचेज़ नहीं करनी, वो कोई डमी रिजर्वेशन आप लगा सकते हैं। और होटल की जो बुकिंग है वो भी आपको परचेज़ नहीं करनी, वो आप booking.com से या agoda.com से लेके लगा सकते हैं। वो आपके क्रेडिट कार्ड से ही बुक होती है, तो वो आप बेसिकली पे एट प्रॉपर्टी कर लें, जिसको हम पोस्ट पेड बुकिंग कहते हैं। पहले एडवांस में पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो हम आपके लिए ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं आपके बिहाफ पे। याद रखें, कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी एजेंट ना तो आपका वीज़ा मुस्तरद करवा सकता है, रिफ्यूज़ करवा सकता है, और ना ही आपका वीज़ा अप्रूव करा सकता है। एज ए कंसल्टेंट, एज ए ट्रैवल एजेंट, हम आपके लिए प्रोसेस तो कर सकते हैं, आपकी फ़ाइल बना सकते हैं, आपके बिहाफ पे उसको प्रोसेस कर सकते हैं, आपका अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन हम आपको वीज़ा अप्रूव करवा के नहीं दे सकते। कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी एजेंट जो है वो
वो आपको डन बेस पे वीज़ा नहीं करवा के दे सकता। ये आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। सबसे आसान वीज़ा जो है वो दुनिया में यूएस का है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एट द सेम टाइम वो आपको बता देते हैं कि हम आपको वीज़ा दे रहे हैं या हम आपको वीज़ा नहीं दे रहे। तो जब आप DS-160 फॉर्म जो है वो फिलअप कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपने कोई चीज़ अपलोड नहीं करनी होती, आइटनरी, ट्रैवल शेड्यूल, ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको सारी देनी होती है। अपलोडिंग कुछ नहीं करना होता, डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करनी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी सर्विसेज लें तो ये हमारी पेड कंसल्टेंसी है, इसमें हम आपके लिए DS-160 फॉर्म जो है वो फिलअप कर देंगे, आपको समझा देंगे, आपका एक ट्रैवल प्लान, आइटनरी, हर चीज़ आपको बता दी जाएगी। देन आप उस पर्टिकुलर डेट पे जो आपकी अपॉइंटमेंट है आप जाएंगे और अपीयर होंगे एम्बेसी में। इसके अलावा एक दो क्वेश्चंस और भी थे कि अगर फैमिली में हस्बैंड वाइफ जो है या बच्चे अगर साथ जाना चाहें तो उसका क्या तरीक़ाकार है। आपकी फैमिली में जितने लोग हैं, 1 2 3 4 जितने भी हैं, तमाम लोगों का DS-160 फॉर्म फिल होगा अलग-अलग। मतलब ऐसा नहीं है कि खावन का हस्बैंड का एक ही फॉर्म है उसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें। आपने ये तो बताना है कि इस ट्रिप में मेरे साथ कौन कौन जा रहा है, लेकिन सबकी एप्लीकेशन अलग अलग से फाइल होगी। अगर वाइफ है तो उसकी अलग होगी, बच्चों की अलग होगी। इसी तरह जब आप वाइफ का फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे उसमें आप ये बताएंगे कि इस ट्रिप में खातून के साथ कौन कौन ट्रैवल कर रहा है, उसका खावंद है, उसके बच्चे हैं। तो एक ही फॉर्म के अंदर ये सब नहीं होगा, अलग अलग आपने ये सारा करना है। और जब आप CGI फोर्स में अकाउंट क्रिएट करते हैं, चलान जनरेट करते हैं, तो वहाँ पर भी वो आपको तमाम DS-160 फॉर्म ऐड करने होंगे। ठीक हो, बात समझ आ गई आपको? तो ये आपने करना है। इसी तरह एक दोस्त ने सवाल पूछा था कि अगर किसी बंदे ने एज एन इमिग्रेंट जो है वो अप्लाई किया हुआ है यूएस के लिए, तो क्या वो उससे पहले B1 B2 में अप्लाई कर सकता है, एज अ विजिटर अप्लाई कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। अगर आपने एज एन इमिग्रेंट अप्लाई किया हुआ है, आपने जो है वो किसी और कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है, लेकिन उसमें टाइम है 1 साल 2 साल, तो उससे पहले अगर आप एज अ टूरिस्ट जाना चाह रहे हैं तो B1 B2 कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर मेरा दोबारा से नोट कर लें, 030540511144, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। हम आपके लिए DS-160 फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आपकी असेसमेंट कर सकते हैं और आपको वो चालान जनरेट कर देंगे। आपने पे करना है, आपका अकाउंट होगा, अपॉइंटमेंट जो है वो आपको ऑटोमेटिकली एम्बेसी देगी, उसको रीस्केड्यूल कर सकते हैं। और इस तरह की कॉमन सी चीज़ें हैं। 5 साल का मल्टीपल वीज़ा जो है वो US आपको देता है। और मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, अच्छा आपका क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब 12-15 लाख 20 लाख आपके अकाउंट में है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी यूज़ की जा सकती है और बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट भी यूज़ की जा सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप अप्लाई करें। 2-4 मुल्क अगर आपने ट्रैवल किए हैं तो ये भी एक चीज़ काउंट होती है, इसकी वैल्यू है। एक बंदा बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई करता है तो फिर उसमें जो चीज़ें देखी जाती हैं, वीज़ा ऑफिसर फिर आपके अदर एलिमेंट्स को देखता है कि इसका बिज़नेस कितना स्ट्रॉन्ग है, ये पाकिस्तान में क्या करता है, होम टाइज इसके कैसे हैं, फिर शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है। वीज़ा ऑफिसर ये देखना चाहता है कि कहीं ये वहाँ जाके छुप तो नहीं जाएंगे, कोई ऐसा मामला तो नहीं हो जाएगा कि ये वहाँ जाकर छुप जाएं और वापस ही ना आएँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें जो पैरामीटर्स होंगे वो आपके होम टाइज और बिज़नेस, आपकी जो फाइनेंशियल्स हैं वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए। फ्रेश पासपोर्ट पर भी कभी कभी वीज़ा मिल जाता है, लेकिन वो अपने पैरामीटर्स के हिसाब से आपको चेक एंड वेरीफाई करेंगे। ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। मैंने होपफुली कि हर चीज़ आपको समझा दी है। मज़ीद अगर आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, आप खुद अपना काम करें या किसी अच्छे से कंसल्टेंट से रब्ता कर लें जो आपके शहर में हो, अच्छा नाम हो उसका, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें ना करता हो, काम अच्छा करता हो, फ़ीस भी ठीक है, मुनासिब हो, क्योंकि इस वक्त मार्केट में जो कंसल्टेंसी फ़ीस चल रही है वो तकरीबन 25,000 से स्टार्ट होती है और 50,000 तक जाती है। डिपेंड करता है कि आपने किसकी सर्विस ली है। अब देखें अगर उसका ऑफिस बहुत बड़ा है, उसके पास स्टाफ मौजूद है, तो उसने फिर उसके रेंट भी निकालने हैं, सैलरीज भी निकालनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी निकालने हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे कुछ कंसल्टेंट ऐसे हैं जो आपसे बड़ी मुनासिब फ़ी चार्ज करेंगे क्योंकि उनके खर्चे कम होते हैं, वो ख़ुद अपने हाथ से काम करते हैं। लाइक अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो जो पूरी प्रोफाइल है, जो हमने आपका केस रेडी करना है, असेसमेंट भी मैंने करनी है, डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने करनी है, सब कुछ मैंने अपने हाथ से करना है। तो हमें कोई आउटसोर्स हायर नहीं करना होता, तो डेफिनेटली हमारी जो कॉस्ट आती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो हमारी जो है वो चार्जेस भी कम हैं। तो आप देखें जिससे भी आप सर्विस लें, किसी प्रोफेशनल की लें,
और अगर आप पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड हैं तो फिर आप खुद भी कर सकते हैं। तो मज़ीद अगर कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर लीजिएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।